हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं, वोकाल सीरीज, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट लेक्चर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और अब होगी सिलेक्शन की बारिश। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो अनअकैडमी पर बच्चों एक कंप्लीट फीचर करके आ गया है, जिसमें आप बैटल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी है, और आप कितने पानी में है। बेसिकली इसमें बच्चों गेमिफाइड टेस्टिंग है, बेसिकली गेमिफाइड टेस्ट टेकिंग है। तो इसमें बहुत सारे लर्नर्स जो हैं उन्होंने इसको यूज़ किया और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। आप इसको यूज़ ज़रूर करिएगा, है ना बच्चों। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिलती है, जो JEE 2023 और 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। बच्चों, अगले टेस्ट की जो डेट है वो 20 और 27 है। बच्चों, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बच्चों, इसके बाद नेशनल साइंस ओलंपियाड मॉक टेस्ट जो है, इसके अंदर 6 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक्चुअल एग्जाम देने से पहले, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगले जो टेस्ट हैं उनकी जो डेट है वो 19 नवंबर और 20 नवंबर है। बच्चों, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड मॉक टेस्ट और डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा विद सॉल्यूशंस। बच्चों, अर्ली ग्रोथ बैच आ गया है, जिसमें क्लास 10th के बच्चे जो 2025 एक्सपीरियंस हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस बैच में जो क्लासेस हैं वो 24 नवंबर से स्टार्ट होंगी। तो बैच की जो हाइलाइट्स हैं उसमें टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे और उनका जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स अनअकैडमी की ऐप पर। बच्चों, ऑल स्टार क्रैश कोर्स 3.0 आ रहा है और JEE मेंस 2023 एक्सपीरियंस के लिए ये बच्चों 24 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसमें बैच की हाइलाइट्स है कि 3 मंथ का जो क्रैश कोर्स है, टारगेटिंग 2023 है ना, और टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम अनअकैडमी इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी भोकाल सीरीज। इसमें बच्चों मैं आपको लेक्चर दूंगा, तो प्लीज़ अपनी नोट्स की कॉपी आप रेडी रखिए और साथ साथ नोट्स बनाइए और लिखते हुए चलिए। वीडियो पॉज करना पड़े तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन। बच्चों, स्ट्रेट लाइन में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन जो है, दो मैथ्स की दो ब्रांचेज है, उनको कंबाइन करके अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, विच इज फंडामेंटल्स बेसिकली। तो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जो दो ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की। एल्जेब्रा में आप जानते होंगे फंडामेंटल यूनिट जो है उसका एक्स होता है। फंडामेंटली बार बार आपने देखा होगा एक्स आ रहा है ना। और जो ज्योमेट्री है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बार बार ज्योमेट्री की स्टडीज में यूज होता है, वो है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट और एक्स यानी कि वेरिएबल, इनको मिला करके जो बनता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। धीरे धीरे अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। तो बच्चों, सबसे पहले अपने को कुछ ज्योमेट्रिकल जो जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इनके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमसे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीज क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, तो बच्चों लिखना शुरू करिए। क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, तो आपको काफी कुछ खुद भी पता होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे क्वाड्रिलेटरल जो है, ये ऐसे करके, ये आपका 4 साइडेड फिगर है ना, ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी। ठीक है ना, ये 4 साइडेड फिगर है। वो जो 4 साइडेड फिगर है ना क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या है, 4 एंगल दिख रहे होंगे आपको। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है ना। इन चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है आपका 180। लिख देता हूं मैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी है ना, ये चारों एंगल्स का सम होता है 360 या 2 पाई। इतना ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया होगा, 2 पाई है ना, ये आपका सारे एंगल्स का सम होता है। कैसे आता है ये सम 2 पाई, आइए देखते हैं। तो 2 पाई बच्चों ऐसे करके अपन ने क्या किया, जो रंग थोड़ा सा और ले लेते हैं, लाल रंग ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल के दो टुकड़े कर दिए है ना, इससे क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल है ना, ये 3 एंगल हो गए। और अब बच्चों यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल है ना, ये भी आपके 3 एंगल हो गए। ट्राइंगल का तो आपको पता होगा कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये प्लस ये प्लस ये 180, ये प्लस ये प्लस ये 180। और अब इन सभी एंगल्स को जोड़ दोगे ना आप,
तो इन दोनों का जोड़ ये एंगल, इन दोनों का जोड़ ये एंगल, और ये डी एंगल और ये बी एंगल मिल करके बन गया आपके दो ट्राइंगल्स के कंप्लीट एंगल्स का सम, जो कि क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 होता है ना। इस तरह से इंटीरियर एंगल्स का सम जो है क्वाड्रिलेटरल का आता है 2 पाई। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया एक्सटीरियर एंगल का जो है वो भी सम बता दो, तो वो बी, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस बी हो जाएगा, निकाल सकते हो आप समय ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अपन देख रहे थे, इसमें और भी प्रॉपर्टीज है पर हम उसे केवल दो ट्राइंगल्स के हिसाब से टैकल कर लेते हैं, तो हमें ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं। पेरीमीटर आप निकाल ही लोगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये पेरीमीटर हो जाएगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ट्राइंगल से सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि हर बार मैं इसे दो ट्राइंगल में बांट लूंगा। चलो एक और अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। ये बच्चों आगे चल के आपका वेक्टर 3D में भी काफी काम आता है ना। ये प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ये A है और ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बच्चों होता है आपका हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाय D2 है ना। D1 D2 जो है वो डायगनल्स की लंबाई है ना। जैसे यहाँ से ये मैंने अपना एक डायगनल बना दिया, यहाँ से ये डायगनल बना दिया, और ये एंगल थीटा है, हाफ D1 D2 साइन थीटा, सॉरी है ना, हाफ D1 D2 साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगनल्स। तो ये लेंथ है अपनी D1, ये लेंथ है अपनी D2। प्रूफ करेंगे अभी अपन, ठीक है, पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है ना। लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स कॉपी साथ रखिए और लिखते हुए चलिए। तो हाफ D1 D2 साइन थीटा होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हमेशा थोड़ा जोर आता है बच्चों को कि प्रूफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब मान लो एप्लीकेशन की बात आएगी आईआईटी के अंदर, तो आपने अगर प्रूफ कर रखा है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो शॉर्टकट्स निकालना आपके लिए काफी ईजी होगा। अगर आप केवल फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते रहेंगे तो आपके लिए किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का जो एबिलिटी होता है वो डेवलप ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये ट्रू भी है, सभी टीचर्स इसीलिए आपको डेरिवेशन पर जोर देते हैं कि डेरिवेशन करके देख लिया करो एक बार। बच्चों यहां से अपन ने यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके, और यहां से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। अब मैं दो ट्राइंगल्स के एरिया की बात कर रहा हूं, एक तो ABC और ADC, आगरा बॉम्बे कलकत्ता का एरिया लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा हाफ ऑफ D1 इंटू परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, P1 बोल देते हैं उसको। और दूसरा ट्राइंगल ADC, उसका लंबाई आ जाएगा हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाय P2। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या है ना बच्चों। ये वाली लंबाई जो मैंने आपका D1 है ना, यहाँ से डाला है, ये है आपका P1, दिस इज P1, ठीक है। और दूसरा वाला जो लंबाई मैंने यहाँ पर ये डाला है, दिस P2, ये आपका P1 है, ये P2 है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इस पूरी लंबाई जो है इसके दो टुकड़े मान लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको मैंने मान दिया L2 है ना। और B से इस पॉइंट तक, इसको एलिफेंट बोल दें, चलो एलिफेंट बोल देते हैं। तो B एलिफेंट D एक लाइन है, यहाँ पर मैंने इसको L1 बोल दिया है। आराम से दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और P1 की लंबाई कितनी हो जाएगी L1 साइन थीटा। आराम से दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज है L1, ये थीटा। बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका टिट्टा। अच्छा, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ P1। P1 की जो लंबाई है उसके बारे में मैंने बोला था, ये बराबर है आपका L1 सिन थीटा है ना, L1 सिन थीटा प्लस हाफ ऑफ D1। P2 के बारे में है ना, तो P2 के बारे में मैंने बताया आपको, देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा है, ये 90, तो L2 इंटू साइन थीटा आपको दिख गया होगा, L2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये आपको दिख गया होगा, करेक्ट। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनमें आपका D1 और सिन थीटा जो है कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में आपका बनेगा L1 प्लस L2। अब आंखों से दिख रहा है कि हाँ भैया यहाँ से यहाँ ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, इसके दो टुकड़े हैं, L1 प्लस L2 आपका दूसरे डायगोनल की लंबाई है, यानी कि D2, दिस इज इक्वल टू D2। आता हुआ दिख गया क्या, ठीक है। ये बहुत ही मस्त फॉर्मूला है ना, अगर आपको ये याद है तो रोम्बस, स्क्वायर, सबके एरिया, पैरेललोग्राम का भी एरिया, इससे भी आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। और भी उनके फॉर्मूले होते हैं, वो तो आपको पता ही है, पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, थीटा ध्यान रखना, एंगल बिटवीन डायगोनल्स है, कोई ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है।
तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल के बारे में अपन ने जाना, क्वाड्रिलेटरल इज वेरी बेसिक है ना, बहुत बेसिक है। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों ना, अगला टाइटल है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो स्पेलिंग, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, तो स्पेलिंग्स प्लीज डोंट इवन बॉदर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर आपने वो पैरेललोग्राम की स्पेलिंग गलत लिखी है। मैं उसके बारे में मैं तवज्जो देता ही नहीं है ना, मैं इंग्लिश को तवज्जो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं मैथ्स का टीचर हूँ। ओके, तो पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में आपको बेसिक डेफिनेशन अगर पता है तो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपकी जो ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल है। सिंपल, वेरी सिंपल, नाम भी ऐसे ही पड़ता है लोगों का, ठीक है ना। तो जैसे ए बी सी डी है तो आपका ए बी और सी डी पैरेलल और बी सी और डी ए पैरेलल, तो ऐसा अगर है किसी में तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसकी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कैसे अपन पैरेललोग्राम ला सकते हैं जब वो फिगर क्वाड्रिलेटरल तो है ही है ना। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आप लिखना शुरू करिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, ये इशारे बच्चों पैरेलल के हैं ना, दो डंडे मतलब पैरेलल। अब इसमें आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एक साइड पैरेलल और इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी अगर है तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो ज्योमेट्री में आगे चल के यूज होने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको एलिफेंट मान लिया अपन ने, एलिफेंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो आगरा कलकत्ता का जो मिड पॉइंट है वो आपका एलिफेंट होता है, और बॉम्बे दिल्ली का भी जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या कहते हैं, एलिफेंट होता है। तो बच्चों इसमें ना डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट है ना, यानी कि जो आपका ए और सी का जो मिड पॉइंट है और बी और डी का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट आप समझते हैं बराबर बराबर भाग देना, भाग कर देना, तो बी ई बराबर है डी ई के। आगरा एलिफेंट और कलकत्ता एलिफेंट बराबर है ना। तो केवल ध्यान रखिएगा ये तीनों अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि मिड पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट बी और डी का सेम है, तो यानी कि वो पैरेललोग्राम हो गया है। ओके, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें ना साइड लेंथ है ना, ये ए है, ये बी है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, इनके बीच का एंगल अपन थीटा मान लेते हैं, है ना। तो एरिया लिख लेते हैं ना, एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर तो क्या लिखोगे, 2a + 2b आ जाएगा ना, हलवा। तो मैं कहता एरिया जो है बराबर होगा इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना। अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा है तो आप ऐसे सोचिए कि ये जो आपका फिगर है, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी और ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी, है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, क्योंकि ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, और बी डी जो है कॉमन साइड है। तो मैं कह रहा था कि ट्राइंगल का एरिया पता है ना आपको, हाफ ऑफ आजू वाली बाजू वाली मल्टीप्लाइड में बीच में उनके जो एंगल होता है उसका साइन, हाफ ऑफ आजू वाली बाजू वाली साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो ये आपका इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा। कॉन्ग्रेंट है तो डबल कर दो तो आपका ये आ जाएगा। ऑफ कोर्स अपन इसमें जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, मान लो ये एंगल फाई है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, तो आप हाफ d1 d2 साइन फाई से भी जा सकते हो, हाफ ऑफ d1 d2 sin फाई, है ना, इससे भी आप जा सकते हो। चलते हैं आगे बच्चों। अब हमें ना इसका है ना वो देखना होगा, क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम का एक और तरीका एरिया निकालने का मैं बताता हूँ आपको ना। तो दोबारा एक बार पैरेललोग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इस पर आईआईटी में सवाल आ चुका है। देखो सबसे पहले अपनी तैयारी में ये दिमाग में रखो कि क्या आ चुका है ना, उतना भी कर लिया ना जो पिछले 10-15 सालों में आया है, तो समझो सिलेक्शन आपका हो गया आईआईटी में सिलेक्शन। बस क्या है, बच्चे जो है ना 8-10 साल के क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं,
पर पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सारे कॉन्सेप्ट्स की वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, रह जाती है शायद इस वजह से। लेकिन 8-10 साल के सवाल अगर आपको क्लियर है, आपने कर लिए, तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में फोड़ दोगे, सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है कि ये साइड जो है ए थी और ये आपकी बी थी। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अभी मैं ना 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक ए बी और एक सी डी है, तो मैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आपको पता ही होगा हमेशा सेम रहता है ना, चाहे यूं करो चाहे यूं करो चाहे यूं करो, हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। तो ये बेसिकली ए डी और बी सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूँ पंजाब 1, और आगरा बॉम्बे और कलकत्ता दिल्ली जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको मैं P2 बोल देता हूँ, है ना, पंजाब 2 बोल दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल भी देखिए, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल थीटा है, यानी कि साइड्स के बीच का एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी साइन थीटा है ना, बी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, P1 आ रहा है। और बच्चों ए साइन थीटा है ना, ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, P2 आ रहा है, करेक्ट। तो हम बस इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां पर हम ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, P2 अपॉन साइन थीटा, P1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो जो फॉर्मूला था उसमें P1 अपॉन साइन थीटा, P2 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, देख लो एक बार, है ना, ये लिखा है, ये आपका ए, ये आपका बी, ऐसा। साइन थीटा कट जाएगा, करेक्ट। P1 P2 इंटू कोसैक थीटा आ जाएगा, सही है। P1 P2 कोसैक थीटा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आएगा और अपन इसका थोड़ा और आगे चल के अपन कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैंने भूमिका बांध दी, अब आगे चल के और इस पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम का पार्ट जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पैरेललोग्राम के बाद हमें देखना है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो इस डायग्राम से वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस होता है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है रेक्टेंगल एंड रोम्बस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो पैरेललोग्राम में कुछ कर दोगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर कुछ और कर दिया आपने उसके साथ तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा, फिर रोम्बस में कुछ और कर दिया तो वो स्क्वायर होगा। आइए बात करते हैं। तो अब हम रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूं एक बार, रेक्टेंगल, है ना। अब ये ध्यान रखिए, रखना हमेशा, है ना, जब भी हम रेक्टेंगल की बात करें तो वो बात ना करें जो पैरेललोग्राम में होती ही है। ठीक है ना, तो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ये आपका स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी है, फॉलो करेगा ही करेगा, उसके अलावा एडिशनल हम क्या कर दें पैरेललोग्राम में वो बात कर रहे हैं। तो किन कंडीशंस के अंतर्गत पैरेललोग्राम जो है वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक कंडीशन तो बच्चों आपकी ये है कि 90 डिग्री, यानी कि जो इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम का वो 90 हो जाए तो काम खत्म। अब घुमा फिरा के बात करनी है तो बहुत तरीकों से की जा सकती है, तो मैं देखो एक और तरीका घुमा फिरा करके बात करने का, वैसे मैं बातों को घुमाता नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन वो बात वही हो गई 90 वाली ना। ठीक है, दिखाता हूं एक बार आपको, देखो बच्चों यहां पर देख पा रहे हो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों एंगल। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आएगा 180, करेक्ट। मैं कह रहा हूं कि ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, सही है ना। साइक्लिक का तो पता ही होगा ना, ये 180 और 180 और ये दोनों इक्वल है, तो दो इक्वल एंगल उनका सम 180, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो घुमा करके कहने वाली बात है, बाकी बात तो वही की वही है। अब 90 वाली बात जो है ना उसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप सोच सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा रेक्टेंगल दिखता कैसा है ना, ऐसा आपका रेक्टेंगल दिखता है, ए बी बी, बात है यहाँ पर एंगल 90 है, तो इस 90 की वजह से क्या होगा कि आप अगर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यानी कि ए का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर, अगर आपका आ जाए ए सी का स्क्वायर, ठीक, क्या आ जाए, मिटाते नहीं, दिख रहा आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए ए सी का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 90 ही तो कह रहा है मेरे भाई। तो घुमा घुमा के लपेट के अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बच्चों पर 90 इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब है ना,
तो जब भी आपको जैसे वर्टिसेस दे रखे हो, पॉइंट तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपने पढ़ा है 10th में, तो पॉइंट अगर आपको दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये निकाला और AC निकाल लिया, तो डिस्टेंसेस के बाद पाइथागोरस थ्योरम चेक कर ली, हो गया काम खत्म। ठीक है, रेक्टेंगल में बच्चों एरिया तो बहुत सिंपल है ना, एरिया क्या बताऊं अब, है ना, ये तो आपका A इंटू बी करके आ जाएगा, क्योंकि उसी फॉर्मूले में लगा दो, ये जो फॉर्मूला था आपका AB साइन थीटा, इसी में थीटा 90 कर दो, काम खत्म, है ना, तो ये अपना हो गया। और पेरीमीटर आपको पता ही है 2A + 2B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो रेक्टेंगल खत्म। रेक्टेंगल बच्चों एक और तरीके से आ सकता है आपका, ठीक है ना, रेक्टेंगल आपका पैरेललोग्राम में, इसके क्या होते हैं रेक्टेंगल के बच्चों, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, डायगोनल्स इक्वल, पैरेललोग्राम में नहीं होते, पर किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो फिर वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, इसके भी करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है। ठीक है ना, तो डायगोनल्स इक्वल ये भी आपका काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो अब अपन रोम्बस पर आते हैं, लेट्स रोम्बस के बारे में बात करते हैं। रोम्बस, तो ये अगला टाइटल है बच्चों, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, तो अगेन मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि ये भी आपका स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मत बताना, प्रॉपर्टीज वो पैरेललोग्राम के अंदर लगाने के बाद जो रोम्बस बना दे उसे। तो रोम्बस बच्चों आपको बचपन में पता ही है ना, ये तो पढ़ तो रखा ही है, ये सारी साइड लेंथ बराबर होती है, ए। हम्म, और ये आपका डायगोनल, ठीक है, ये एंगल 90 होता ही है। ठीक है, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर लिख लो पहले, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते नहीं होते, रेक्टेंगल का स्पेशल केस फिर हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं तो होते नहीं है। ठीक है, इन जनरल नहीं होते, इसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो वो बात करने की जरूरत नहीं है। साइड्स इक्वल, तो पहली बात, आप एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को परपेंडिकुलर कर दो तो वो आपका रोम्बस बन जाएगा। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में साइड्स अगर इक्वल कर दो तो वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को घुमा करके कहने वाली बात है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ये आपका आधा डायगोनल है d1/2, ये आपका आधा डायगोनल है d2/2, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कितना है, a²। ओके, तो इसका सम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इससे क्या हो गया, ये एंगल 90 हो गया, बात वही है, बात वही की वही है। ठीक, ठीक है बच्चों, ये अपना रोम्बस का भी काम हो गया। एरिया आप लिखना चाहो, एरिया क्या लिखें, हाफ ऑफ d1 d2, पता ही है ना, क्योंकि एंगल 90 है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 हो गया है। पेरीमीटर 4A हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब पैरेललोग्राम का है ही, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। ठीक है, अब हमें बात करनी है स्क्वायर की, है ना, चलो इसी पिक्चर में कर लेते हैं बात। बच्चों इसी इसी पिक्चर में कर लेते हैं बात, तो देखो, अगर आपको रेक्टेंगल से, मैं बना देता हूँ ये वाली पिक्चर ना, स्क्वायर, ये पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, इससे आपने बनाया रेक्टेंगल, इससे आपने बनाया रोम्बस, और इसके बाद आपका बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अच्छा सा ब्यूटीफुल डायग्राम है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि रेक्टेंगल से स्क्वायर कैसे बनाए। तो रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने का तरीका ये है, पहला, रेक्टेंगल में आप साइड्स इक्वल कर दीजिए, है ना, साइड्स इक्वल कर दीजिए, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स को आप इक्वल कर दीजिए, सॉरी इक्वल नहीं, परपेंडिकुलर कर दीजिए। अच्छा, रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनाए, तो यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल कर दीजिए,
डायगोनल्स इक्वल, एंगल 90 कर दीजिए, साइड्स के बीच का एंगल जो है वो 90 कर दिया अपने, डायगोनल्स के बीच का एंगल नहीं है ये, साइड्स के बीच का एंगल है, ठीक है। और बाइसेक्ट तो करेगा ही रोम्बस के डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। स्क्वायर एंगल 90 कर दिया, डायगोनल्स इक्वल कर दिया, ठीक है बच्चों, इतना काफी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल से अगर अपने को स्क्वायर बनाना है तो रेक्टेंगल में ये अप्लाई कर दो, रोम्बस से अगर अपने को स्क्वायर बनाना है तो रोम्बस में आप ये चीजें अप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। अपन बात करते हैं ट्रेपीजियम की ना, तो ट्रेपीजियम की बात कर लेते हैं। ट्रेपीजियम है ना, तो ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, ट्रेपीजियम होता है कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें एग्जैक्टली एक पेयर आपका पैरेलल हो, है ना, एग्जैक्टली वन पेयर पैरेलल है ना। हाँ, इसका स्पेशल केस अगर आप चाहें तो दोनों साइड पैरेलल हो जाए फिर तो पैरेललोग्राम ही बन जाएगा, तो एग्जैक्टली एक पैरेलल होता है ना, जैसे यहाँ पर देखो यूँ, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है। ये एंगल यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लेते हैं इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है पी है, और यहाँ पर ए बी का लंबाई ए है और सी डी का लंबाई बी है। बच्चों यहाँ पर आपका जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय पी, है ना। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे करके एक डायगोनल बना दो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। अब आपको आराम से दिख गया कि ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए इंटू पी, और ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बॉम्बे इंटू पंजाब, है ना। इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अपन ने जोड़ा है। इसमें एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नाम की चीज होती है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम या इक्विलेटरल ट्रेपीजियम। बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो ट्रेपीजियम होता है जिसमें तीन साइड इक्वल हो, थ्री साइड्स इक्वल, थ्री साइड्स इक्वल मैं बताता हूँ कैसे आएंगी। इस तरह का कुछ डायग्राम, जैसे इसमें ये और ये, है ना। कहीं इक्विलेटरल भी कहते हैं, कुछ लोग इक्विलेटरल भी कहते हैं, कहीं इक्विलेटरल भी मेंशन्ड है। खैर इस तरह की डेफिनेशंस आईआईटी में नहीं आती हैं, आईआईटी में बहुत सीधे 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 साधे कर्व आएंगे, जैसे ट्रेपीजियम वर्ड यूज कर लेगा वो, ये आपका स्क्वायर रोम्बस है ना, रेक्टेंगल, इस तरह का। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इक्विलेटरल ट्रेपीजियम, इस तरह से वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं करते वो, ठीक है, कि आपको कोई डेफिनेशन नहीं पता है। प्रॉब्लम्स ऑफकोर्स कंफ्यूजिंग आती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, काइट पर आते हैं, काइट का डेफिनेशन बताता हूं मैं। काइट फिगर बच्चों, काइट फिगर वो फिगर होता है जिसमें एग्जैक्टली एक डायगोनल पूरे फिगर को दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट रहा होता है, एग्जैक्टली वन डायगोनल, एग्जैक्टली वन डायगोनल, वन डायगोनल डिवाइड्स इन टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, टू कॉन्ग्रेंट, टू कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट दे, ठीक है ना। तो जैसे आपका ये है, पतंगबाजी आपने खूब करी होगी, है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और बच्चों आप ये देखो कि आपका जो डायगोनल है ए सी, बी डी नहीं, ए सी, तो ए सी वो डायगोनल है जिसने दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांट दिया, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी, ठीक है ना। ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है। तो बच्चों आपका जो डायगोनल है ए सी, उसके बारे में बात करते हैं। ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। काइट्स में डायगोनल के बीच का एंगल 90 होता है। वो आप ऐसे देख सकते हो कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डाला, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये सब होगा, वो सब होगा। यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो वो एक ही पॉइंट मिड पॉइंट पर मिलेंगे, सी डी बी डी के, ठीक है। तो एरिया लिख लेते हैं, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ D1 D2, ये एंगल 90। ध्यान रखना अगर किसी पॉलीगन सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर हाफ D1 D2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोम्बस है, वो काइट भी हो सकता है। इसके मायने बस यही है सिंपली कि डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 है, और इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते, जरूरी नहीं कि वो रोम्बस ही हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, काइट फिगर ये होता है, एरिया ये होता है,
इसमें ए बी मैं लिख करके दूं इसको, ए बी इज इक्वल टू होगा ए डी एंड सी बी इज इक्वल टू होगा सी डी, ऐसा अगर हो। और ध्यान रखिए बी डी वो डायगोनल नहीं है जिसने दो बराबर बराबर पार्ट्स में कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में बांटा है, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी इज नॉट कॉन्ग्रेंट विद सी बी डी, है ना, ऐसा। ठीक है भाई, काइट फिगर हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन सिंपली यही है कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो आपका एक सर्कल पर हो। ठीक है, नहीं आपका सर्कल है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि जिसकी चारों वर्टिसेस ए बी सी डी, जिसकी चारों वर्टिसेस जो है सर्कल पर हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाते हैं, सॉरी सम 180 हो जाता है। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 ऑटोमेटिकली, क्योंकि चारों का सम 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बी प्लस डी 180, ए प्लस सी आपका 180 है ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180। ठीक है भाई, इसमें एक और चीज़ होती है बच्चों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, वो सब आपको याद आ जाना चाहिए। अब मैं इतना तो रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे आपने ये बनाया, ये बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल, यानी कि कॉर्ड एडी से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कॉर्ड एडी से आप देख रहे हो, ये एंगल और ये एंगल है ना, ये बराबर होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सब आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा। जो एक और, जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए ई मल्टीप्लाइड बाय सी ई, ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है ना, ऐसा होगा, ए इंटू सी बी इंटू डी होगा। और उसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ए सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। ओके, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, वो सिमिलर ट्राइंगल कैसे हुए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल बन रहा है कॉर्ड बीसी से, ये वाला एंगल बराबर। ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल से आप ये, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है बच्चों, साइड्स का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे सेम एंगल के सामने जो साइड है उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, जैसे अगर पॉइंट बाहर है और आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है, यानी कि P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, तो आपको याद ही होगा कि PQ मल्टीप्लाइड बाय PR इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाइड बाय ST होगा। ठीक है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और ये सभी लंबाइयां जो है बराबर होती हैं। यहाँ पर पॉइंट मान लो आपका RSTU है, ये PU के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जो आपने एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाई है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पर छू रही है टेंजेंट लाइन, P से U तक का दूरी उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब 9th-10th की चीज है, बस एक क्विकली अपन रिकॉल कर रहे थे, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री अपन ने कर लिया। तो अभी तक मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि स्ट्रेट लाइन के स्टार्ट होने से पहले या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्ट होने से पहले 9th-10th में जो हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। और थोड़ा बहुत हमने कुछ फॉर्मूले यूज किए, जैसे आपने एरिया के लिए यूज किया था हाफ AB साइन थीटा, ठीक है, वो अपना 11th का था। तो ये सब अपन ने देख ही लिया है। ठीक है भाई, ये बच्चों ये टॉलमिस थ्योरम होता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। टॉलमिस थ्योरम ये होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड है ना इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो प्लीज आप इसको लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये साइक्लिक आपके सामने AB मल्टीप्लाइड बाय CD प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय AD है ना इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाय BD। ठीक, यानी कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड, वो जो कि ये रहा लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आपका ये रहा AC इंटू BD है ना, ये होता है, इसे टॉलमिस थ्योरम कहते हैं। कुछ अब सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ये बहुत काम आने वाला है। तो बस मैं बोल के आपको बता रहा हूँ बच्चों, सेंट्रोइड आप खुद ही बताओ, एक बार खुद अपने आप से पूछो सेंट्रोइड क्या होता है।
सेंट्रोइड होता है बच्चों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, ये सब ट्राइंगल से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट से नहीं है, इसलिए बस रिकॉल मैं आपको करा रहा हूं। तो सेंट्रोइड होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है ना, मैं लिख देता हूं एक बार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है ना, हल्का सा रिकॉल करने के हिसाब से आप लोग भी लिखो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई आपका इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स या साइड बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होता है सर्कम सेंटर। बच्चों हर एक ट्राइंगल में HGO है ना, ये आपका G है, ये आपका H है, एंगल बाइसेक्टर आपका I होता है, ये सर्कम सेंटर आपका O होता है। तो बच्चों HGO किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पर होते हैं। इनफैक्ट G आपका डिवाइड करता है H और O को 2:1 में, यानी कि हग अपॉन गू, हग अपॉन गू बच्चों क्या है? 2/1 होता है, यानी कि डबल होता है, हग जो है गू का डबल होता है। ओके, तो OG कोलिनियर और C इन द रेशियो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। ओपन स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो मुबारक हो आपको, स्टार्ट करते हैं अपन डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। भाई अभी तक अपने रिवाइज किया, अब अपन थोड़े से फॉर्मूले डिराइव करेंगे, फिर अपन उन पर सवाल भी आगे करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पता ही होगा, क्लास 9-10 में देखा होगा आपने। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। सहूलियत के लिए अपन जो पॉइंट है जिनके बीच का अपन दूरी निकाल रहे हैं, जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन x1 y1, ठीक है, और एक और पॉइंट मान लिया अपन ने यहीं पर पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने x2 y2। भाई जो लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं ये डिस्टेंस फार्मूला, कई लोग पढ़ चुके होंगे अलग अलग बोर्ड के, लेकिन अभी शांति से नोट्स बनाना शुरू करें, ठीक है ना। ओके, ये ना सोचें कि ये आता है मेरे को, ठीक है, धीरे धीरे आगे बात बढ़ जाएगी, ठीक है ना, बात आगे बहुत बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी आप नोट्स ज़रूर अपने यहाँ पर कंप्लीट रखें, ठीक है। ये मैंने बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी, ये वर्टिकल लाइन है, बी से वर्टिकल लाइन, ए से वर्टिकल लाइन, फिर ए से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल 90 हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल 90। बच्चों आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, है ना, दिस डिस्टेंस दैट वुड बी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x1, और यहाँ से यहाँ तक का जो आप डिस्टेंस देखें, ठीक है ना, पॉइंट बी से अपन ने अगर y एक्सिस का डिस्टेंस निकाला वो होगा x2, तो इनके बीच में ये जो दूरी है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। इजीली इजीली दिख रहा है ये x2 माइनस x1। शेम यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, कितना आ जाएगा? y2, ये कितना आ जाएगा? y1, है ना। तो वर्टिकल लाइन है, तो ये जो बीच का पीस है ये कितना आएगा? y2 माइनस y1 आ जाएगा, करेक्ट। तो अब आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो जिसमें ए बी जो है डायगोनल है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुल मिला के एक पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस की वैल्यू ही होती है ना। इतना इस तरह से आप याद करोगे तो आपको आगे बहुत सहूलियत होगी। बहुत बेसिक बात समझो आप, है ना। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखा है और बेस स्क्वायर लिखा है, बताओ, है ये तो 10th का ही चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज अपन ने नहीं पढ़ी, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, ये आपका दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया अपना। अब इनमें से कोई एक पॉइंट अगर ओरिजिन ले लें, जैसे एक्स वाई की बात करें और एक पॉइंट 0 0 ले लें, ठीक है, तो बस आप एक जगह 0 0 रख दो, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस है पॉइंट एक्स वाई का। पूछ सकता है वो कुछ भी, है ना। जैसे मान लो बहुत चुन्नू मुन्नू एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, मान लो कोई पूछे भी कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका डिस्टेंस 0 0 से क्या होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस आप देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, है ना, विच इज इक्वल टू कितना, ऑटो वाला भी जानता है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मान लो आपसे कोई पूछे भाई डिस्टेंस 1 3 का, ठीक है, ये आपका -3 और 6 है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चों, 1 + 3 4 है ना, 4 का स्क्वायर, 3 - 6 -3 का स्क्वायर, है ना।
आराम से रुक रुक करके सोचना है ना, वीडियो रोक भी सकते हो आप आराम से, है ना, वीडियो को पॉज भी आप करो, है ना। क्वेश्चन लिखा है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने अब सेक्शन फॉर्मूला देखना है, ठीक है ना। बच्चों एब्सिसा ऑर्डिनेट एक बार मैं बता देता हूं आपको। एब्सिसा होता है बच्चों आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना, ऑर्डिनेट, ठीक है, याद होनी चाहिए। एब्सिसा होता है आपका पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसी को एब्सिसा कहते हैं। और पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहाँ पर एब्सिसा ऑर्डिनेट की बात करें तो एब्सिसा x2 है और ऑर्डिनेट आपका y2 है, ठीक। हाँ भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब अपन सेक्शन फॉर्मूला देख रहे हैं, तो ये सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है पहले बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 y1, है ना। एक और पॉइंट है पॉइंट बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। एक पॉइंट है पंजाब, ठीक है, जो इसी लाइन ए बी पर लाई करता है। पॉइंट पी इज ऑन द लाइन सेगमेंट आगरा बॉम्बे, है ना, इसी पे लाई करता है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, 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 ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, है ना। अब बच्चों अपने को ये गिवन है, ठीक है ना, कि जो एपी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो बीपी डिस्टेंस है, ये मान लो अपने को दे रखा है, ये m अपॉन n है। न्यूमेरिकल फील हमेशा रखिए अपने साथ, है, नंबर्स को फील करिए। तो मान लो अपने को दे रखा है कि 2/5, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5। वैसे तो आप m बाय n को पूरे को एक नंबर मान सकते हैं, 2/5 खुद एक नंबर है, पर और सिंपल करने के लिए m और n नेचुरल नंबर 2 और 5 है मान लो, है ना। पॉजिटिव तो होगा ही, डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, हमेशा रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस इसका रेशियो, ठीक है। तो बच्चों फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा सुनो, क्या दे रखा है अपने को, पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, m अपॉन n ये वैल्यू 2:3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, 2:, ऐसे दे सकता है वो आपको कि p पॉइंट डिवाइड कर रहा है a और b को इन द रेशियो 2:5, है ना। या सिंपली बोल सकता है कि 2/3, 2/3, है ना, ऐसे दे सकता है। रेशियो ही तो है, नंबर है ना। तो यहाँ पर लिखा है m, यहाँ पर लिखा है n, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं कि p डिवाइड्स a एंड b इंटरनली इन द रेशियो m:n, है ना। बच्चों अभी फिलहाल जो फॉर्मूला चल रहा है वो है इंटरनल डिवीजन का, यानी कि पॉइंट P जो है कहाँ लाए करेगा, A और B के लाइन सेगमेंट पर आपका पॉइंट P लाए करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, आंसर बताया था, देखो एक बार इशारे देखो, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, है ना, ऐसा। तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी m इंटू दिस, है ना, यानी कि तीर को, एक तीर को उधर ले जाओ, एक तीर को ऐसे उधर ले जाओ, है ना। तो वैल्यू आएगी आपकी mx2 प्लस nx, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। याद कर लो, m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू भी सिमिलर फॉर्मूला, बस y की y कोऑर्डिनेट में आएगी, my2 ny1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो ये आपका बच्चों x और y का वैल्यू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आप ये देखिए कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है ना। देख पा रहे हो आप आराम से, कैसे, देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, और बच्चों ये एंगल 90 है, तो सिमिलर ट्राइंगल है। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो यहाँ पर ये लंबाई है, ये आपका x माइनस x1 है, करेक्ट। और ये बच्चों x2 है, ये x है, तो ये वाली लंबाई कितनी है,
x2 माइनस x है, ठीक। अच्छा, तो बच्चों मैंने क्या कर रहा हूँ, सिमिलर ट्राइंगल में AP अपॉन BP, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर रहा हूँ, है ना। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x है ना, ये कितना है आपका m अपॉन n है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए, तो कितना आ रहा है nx माइनस nx1 है ना, इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। कुछ x देख लो यहाँ पर और यहाँ पर x है, ठीक है। तो m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई कितना आया x इज इक्वल टू कितना आया mx2 प्लस nx1 है ना। तो आता हुआ दिख गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है ना, ये अपन ने कर दिया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया है ना। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखो y कोऑर्डिनेट भी इतना मुश्किल नहीं है। तो y कोऑर्डिनेट देखो, ये लंबाई है ना, ये लंबाई और ये लंबाई देख लो, ये लंबाई कितनी होगी आपकी y माइनस y1 है ना, और ये लंबाई कितनी होगी y2 माइनस y। अगेन वही करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है ना, उससे आपका y आ जाएगा। रेशियो काफी हद तक आपको देखो सेम सही दिख गया क्या, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, बिल्कुल डिट्टो मैथमेटिक्स सेम दिख रही है क्या, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y m अपॉन n है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब अपन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला, है ना, एक्सटर्नल वाला सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। जो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, है ना। तो जैसे मान लो अपने को दे रखा है, ये अपना स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ पर आपका पॉइंट बी है और यहाँ पर आपका पॉइंट पी है। पी पॉइंट बच्चों इस तरफ भी हो सकता है, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। तो अगर पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है xy, ठीक है। तो पी मान लो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, यानी कि AP अपॉन BP, लिखने का तरीका वही है, P डिवाइड्स A एंड B, तो A एंड B तो A ऊपर आएगा B नीचे आएगा, ये मान लो रेशियो M अपॉन N है। अगेन M और N होंगे पॉजिटिव ही, क्योंकि डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस होगा ये पॉइंट P लाइन पर ही। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, न्यूमेरिकली पहले समझ लो, फील कर लो। मान लो ये दे रखा है 3/2, ठीक, AP अपॉन BP 3/2 दे रखा है, यानी कि ये लंबाई इसकी 3/2 टाइम्स है, यानी कि 1.5 गुना है। तो ऑब्वियसली P पॉइंट कहाँ आएगा, इसी तरफ आएगा, क्योंकि A से ज्यादा दूरी होनी चाहिए, B से कम दूरी होनी चाहिए। मान लो ये बोल रहा है, इसने एग्जामिनर ने पूछा कि एक्सटर्नल डिवीजन है पर ये रेशियो आपका 1/4 है, ठीक है। तो यानी कि AP अपॉन BP क्या हो सकता है 1/4, नहीं हो सकता। तो ये तभी हो पाएगा जब आपका पॉइंट P यहाँ पर होगा, तभी तो AP छोटा है और BP बड़ा है। तो थोड़ा फील आया कि अगर ये रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो पॉइंट P जो है बंबई के उस ओर चलेगा, और अगर ये रेशियो आपका 1 से कम है ना, 1 से कम है, तो P पॉइंट आपका आगरा के इस ओर दौड़ने लगेगा। एक्सटर्नल तो वो बताएगा ही, पर नंबर वाइज सोचो, अगर 1 से बड़ा तो इस तरफ और 1 से छोटा तो आपका इस तरफ होता है पॉइंट, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। फॉर्मूला ही बताता हूँ, यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और ये P पॉइंट XY है ही, तो ये एंगल 90 है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ही, ठीक है। आंसर पहले लिख दूं पहले, है ना। तो बच्चों आंसर याद करने का तरीका बहुत मस्त है, ठीक है ना। आंसर जो है वो क्या, एक्सटर्नल वाले का जो आपका डिनोमिनेटर है n, तो जहां जहां n है n की जगह -n कर दो फॉर्मूले में, अपने आप प्रकट हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला, है ना, मस्त चीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो x, y कितना आया था वहां पर mx2, है ना, यहां पर कितना आया था mx2 आया था।
यहाँ पर आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। डिराइव कराऊंगा, मस्त चीज़ है, डिराइव कराऊंगा। हम तो मैथ्स वाले हैं भैया, हम तो सब चीज़ें बकायदा सबूत पेश करेंगे। my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है ये। ओके, तो बच्चों ये है अपना फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ये आते हैं। अब अपन इस पर एक इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए आप देखो कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये कितना आ जाएगा, x माइनस x2, करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों पूरा रेशियो देखो, यहाँ से यहाँ तक दिस, या ऐसा देख ले m अपॉन n, चलो ठीक है पूरा ही देख लेते हैं ना। ये बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि AP उसमें है और BP इसमें है ना, तो ये लेंगे। और AP वाला देख लो, AP यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस x1 है, ठीक है। दिस x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ये कितना है, x माइनस x2, ठीक, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, x माइनस x1 दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस है इज इक्वल टू कितना है बच्चों, दिस AP अपॉन BP, AP अपॉन BP है ना, कितना आ जाएगा, m अपॉन n है ना। देखो उचका उचकी करो कितना आएगा, उचका उचकी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, nx माइनस nx1 है ना, इज इक्वल टू mx माइनस mx2। अब यहाँ पर आप x वाला घेर लो, x वाला है ना, x वाला पार्ट कितना आ रहा है, राइट साइड ले आओ तो आता हुआ दिख गया होगा आपको, है ना। इसको अपन उधर ले गए और इस वाले टर्म को उधर लिया है ना, तो कितना आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। आई होप आपने आराम से फील कर लिया होगा कि क्या करना है, बार बार सिमिलर ट्राइंगल्स लिखने हैं अपने को, सिमिलर ट्राइंगल से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अपन अगली टर्न पे मिलते हैं, यहां से अपन शुरू करेंगे। आप एक बार अपने हाथ से जरूर 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 ये सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कर लेना, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, टेक केयर, बाय बाय।